हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो प्रॉब्लम मैंने आज कंसीडर किया है उसको आप देखिए। यहाँ पे ये डायरेक्टली जो है वो बहुत बार JEE मेन या एडवांस में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ जेड सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। जैसा कि हम जानते हैं जेड क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो ये प्रॉब्लम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, बट इसमें ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है। सो इफ जेड सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ जेड -1 -2i लेस देन इक्वल टू 1, देन फाइंड द मैक्सिमम ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो मॉडुलस ऑफ जेड -1 + 2i, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वल टू 1, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल टू वाला जो केस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये एक सर्कल का इक्वेशन होता है। ये किसका इक्वेशन होता है? सर्कल का इक्वेशन होता है, जिसका सेंटर जो है वो कहाँ पे है? 1 + 2i पे इसका सेंटर है, और इसका रेडियस जो है वो कितना है? 1 रेडियस है। क्या आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब आर्गेन प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं? तो इस लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्गेन प्लेन को ड्रॉ कर लेता हूँ। 1, 2 का 1 + 2i क्या होता है? क्या होता है? 1, 2 को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 जैसे मैंने यहाँ ले लिया और 2 इस तरीके से, तो ये पॉइंट जो है वो एक तरीके से आपका 1 + 2i पॉइंट हो रहा है। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया इसका, और 1 रेडियस है इसका। तो 1 रेडियस का सर्कल किस तरीके से प्लॉट करोगे आप? इस तरीके से प्लॉट होगा, है ना। अब यदि आप इस सर्कल को देखोगे तो आपको यहाँ पे ये सर्कल जो है उसमें लेस देन इक्वल टू 1, कौन सा लेस देन इक्वल टू 1? तो ये सर्कल का बाउंड्री वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट लेस देन 1, ऐसे पॉइंट जिसमें इस पॉइंट से जो डिस्टेंसेज है वो सब 1 या 1 से कम है, तो ये सारे के सारे जो सर्कल के इनसाइड वाले पॉइंट्स हैं उनका इक्वेशन जो है वो है मॉडुलस ऑफ जेड -1 + 2i लेस देन इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा रीजन है। अब आपको बताना है कि इस पूरे रीजन में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा है। मतलब आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि ओरिजिन से यदि उस पॉइंट को यदि हम जोड़ेंगे तो जो एंगल बन रहा होगा वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप खुद से सोचो, यदि मैं ये वाला पॉइंट लूँ तो इस पॉइंट का आर्ग्यूमेंट सबसे कम होगा। इसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ते जाएं ऐसे करके, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ऑब्वियसली इस वाले पॉइंट का होगा। आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इस तरीके से यदि आप इस लास्ट में जाओगे ना तब ये वाला पॉइंट आएगा। तो इस पॉइंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो सबसे हाईएस्ट है, और वो ओरिजिन से यदि हम उसको जोड़ दें उस पॉइंट को, तो एंगल जो बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो ऑब्वियसली है π/2 बनेगा। सो मैक्सिमम ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि π/2 है। तो ये डायरेक्टली जो है वो सिंपल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो π/2 इज द मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा प्रॉब्लम देखिए, और एक और प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेट z1 एंड z2 बी द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन z1² - 2z1 z2 + 2z2² इक्वल टू 0, देन ज्योमेट्रिकल नेचर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग z1 एंड z2 इज। दैट मीन्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है z1 z2, और ये बताया हुआ है कि z1 z2 क्या है, और ओरिजिन भी ट्राइंगल के वर्टिसेज हैं। तो ये कौन सा ट्राइंगल होगा? आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या इक्विलैटरल होगा, या आइसोसेल्स राइट एंगल विच इज नॉट राइट एंगल होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था z1² - 2z1 z2 + 2z2² इक्वल टू 0, इससे हम देखें तो z1 z2 के बीच में आपस में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मैं सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड बाय z2²। तो ये हो जाएगा z1² बाय z2² -2z1 z2² से आपको डिवाइड करना है, तो हो जाएगा 2z1 z2 + 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पे z1 बाई z2 को यदि हम t लेट कर लें तो ये t² - 2t + 2 इक्वल टू 0 है, जहाँ पे t को हमने क्या लेट करा है? z1/z2।
तो यहाँ से आप जब t निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा t इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज माइनस टू स्क्वायर, तो दैट इज 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से आपका t आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 इज माइनस 4, तो दैट इज 2i डिवाइडेड बाई 2। सो दैट मीन्स यहाँ से t का वैल्यू हमारे पास मिलने वाला है 1 प्लस माइनस आई। ठीक है, तो t जो है वो कितना है, 1 प्लस माइनस आई के बराबर है, और t को हमने क्या लेट करा था, z1 अपॉन z2, दैट इज 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। तो अब यहाँ से आप देखिए कि यदि मैं z1 बाई z2 को 1 प्लस आई कंसीडर करता हूँ, इसका मतलब होता है कि z1 जो है वो 1 प्लस आई z2 है। और साफ साफ समझ में आता है यहाँ से कि मॉड z1 बाई मॉड z2 तो आपका √2 होगा, है ना। एंड दैट मीन्स यदि मैं इस तरीके से लिख दूँ कि मॉड z1 इक्वल टू √2 टाइम्स मॉड z2, तो गलत नहीं है। तो अब यदि हम लोग यहाँ पे एक तरीके से x एक्सिस y एक्सिस बनाने की कोशिश करें, तो ओरिजिन तो ये रहा, z1 पॉइंट ये रहा, z2 पॉइंट ये रहा। इसको एक बार जोड़ करके देखते हैं ऐसे, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि मॉड z1 जो है वो √2 टाइम्स मॉड z2 है। मतलब यदि इसको यदि मैं मॉड z लूँगा, मॉड z2 इज सपोज मॉड z, देन मॉड z1 इज √2 टाइम्स मॉड z। ओके, एंड ऑब्वियस इसका मतलब ये निकलता है यहाँ से 1 प्लस आई z2 से क्या मतलब निकलता है कि z1 और z2 के बीच का एंगल कितना है, π/4 है, और ये मॉड z है और ये √2 मॉड z है, तो इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री होगा और यहाँ ये एंगल भी मॉड z होगा। तो ये एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन मिले हैं, इसको और इसको यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से साफ साफ कंफर्म हो जाता है कि द ट्राइंगल इज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है C0 प्लस 4C1 प्लस 7C2 एंड सो ऑन टू n प्लस 1 टर्म्स है। तो इसको एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है nC0 प्लस 4 इंटू nC1 प्लस 7 इंटू nC2 से लेते हुए यहाँ पे टोटल n प्लस 1 टर्म्स का मतलब होता है जैसे 0 है, 1 है, 2 है, तो लास्टली n होगा, तो वो हो जाएगा आपका। क्योंकि आप खुद से सोचो, ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, तो ये तो एक तरीके से 1 इंटू nC0, ये 4 इंटू nC0, तो इससे कितना ज़्यादा है, इसको मैं 3n प्लस 1 3r प्लस 1 लिख सकता हूँ, है ना, 3 इंटू 2 प्लस 1, सो 3r प्लस 1 nCn ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये होगा आपका n प्लस 1 टर्म, क्योंकि इसी तरीके से 3 2 जा 6 प्लस 1 7 है, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 है। तो इसका जो जनरल टर्म होगा, ये जो आपका जो प्रॉब्लम है उसका जो जनरल टर्म होगा, मतलब टी आर टर्म जो है वो हम किस तरीके से, टी आर प्लस 1 टर्म जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं, 3r प्लस 1 दैट इज सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n 3r प्लस 1 nC r, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको यदि आप ध्यान से देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n 3r इंटू NCr प्लस सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n NCr। ओके, 3 तो यहाँ पे कॉमन है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकालो, 0 टू n r इंटू NCr को आप लिख सकते हो n बाय r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। ओके, प्लस, और इसका मतलब होता है, देखो r इक्वल टू 0 टू n का मतलब होता है nC0 प्लस nC1 प्लस nC2 से लेकर nCn तक का सम, और इसकी वैल्यू जो है वो 2 टू दी पावर n होती है, याद रखनी है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 टू दी
पावर n, जैसा कि हम बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ये r और ये r तो कैंसिल आउट हो जाएगा, n भी फिक्स है तो चेंज नहीं हो रहा है ना, तो n को हम बाहर लिख सकते हैं। तो 3n सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 CR माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n। अब आगे यहाँ r का वैल्यू जब 0 लोगे ना तो क्या होगा, ये -1 आएगा। तो इस तरीके से आप सोचिए n माइनस 1 C माइनस 1 प्लस n माइनस 1 C 0, इस तरीके से लेके n माइनस 1 C n माइनस 1 तक का सम है, प्लस 2 टू दी पावर n तो पहले से यहाँ अवेलेबल है। जैसा कि हम जानते हैं कि n माइनस 1 C माइनस 1 जो है वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि कुछ भी ऐसा इनवैलिड टाइप का -1 का सिलेक्शन तो n माइनस 1 में से थिंग में से हो ही नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू 0 लिख लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक का सम होता है 2 टू दी पावर n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू दी पावर n। जैसा कि आप जानते हो यहाँ से 2 टू दी पावर n माइनस 1 यदि हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3n और यहाँ हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2। तो ये ऑप्शन आपको ढूंढना है कहाँ पे है, तो ये पहला ही ऑप्शन, जैसे आप देखोगे 2 टू दी पावर n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो इसलिए ये करेक्ट है। तो इस वीडियो में यही 3 प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस करके बताया है। बाकी जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें और भी जो 2-4 प्रॉब्लम आप लोगों ने पूछे थे मेरे से, उसका सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।